चलिए रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहला तो परिचय सीखना है हमें। ठीक है, परिचय में क्या पढ़ेंगे? दो चरों का रैखिक समीकरण के बारे में। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। सेकेंड नंबर है, समीकरण अगर पढ़ रहे हैं तो समीकरण हल करने की विधियां भी होंगी। ठीक है, तीन तरह की विधियां हैं समीकरण को हल करने के लिए, जिसमें से पहला ग्राफ विधि है, लेकिन ग्राफ कल सीख रहे हैं तो ग्राफ को 3 नंबर पर रख देते हैं। ठीक है, ग्राफ विधि या आलेखी विधि कहा जाता है इसे। ठीक है, ग्राफ विधि को आलेखी विधि कहा जाता है। पहला हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। दूसरा सीखेंगे हम विलोपन विधि। अगर इंग्लिश में जानना चाहो तो प्रतिस्थापन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सेकंड विलोपन को बोलते हैं इलिमिनेशन मेथड। ठीक, और इसका ग्राफ मेथड ही कहते हैं या ग्राफिकल मेथड कहते हैं। ठीक है, तीन विधि से हम समीकरण हल करेंगे। तीसरा, कुछ शर्तों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तीन शर्त होते हैं। ठीक है, इन तीनों शर्तों के बारे में भी बारी बारी से चर्चा करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास परिचय से। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि अगर व्यंजक के बराबर में, किसी भी व्यंजक के बराबर में 0 रख दिया जाए तो एक समीकरण बन जाता है। ठीक है, अब देखिए, आपके चैप्टर का नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चरों का रैखिक समीकरण। चर राशियां हमें समझ में आती हैं। चर राशियां वे राशियां हैं जिनका मान दिए गए शर्त के हिसाब से परिवर्तित होते रहता है। ठीक है, रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी समीकरण पढ़ रहे हैं आप, जब उसका आप ग्राफ बनाएंगे तो आप पाएंगे कि आपको सरल रेखा मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है? सरल रेखा मिल रहा है, इसीलिए इसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। क्या चैप्टर का नाम समझ में आ गया सभी को? देखिए, रैखिक समीकरण इसीलिए बोला जा रहा है कि जो भी आप समीकरण पढ़े ना, उसका ग्राफ जब आप बनाएंगे तो वो एक सरल रेखा मिलेगा आपको। ये देखिए, ये किसी समीकरण का ग्राफ ही होगा। जैसे देखिए, 4x + 2y = 180 का ग्राफ है ये वाला। ये 2x + 2y = 120 का ग्राफ है। दोनों का ग्राफ एक सीधा रेखा मिल रहा है ना, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है रैखिक समीकरण। इसमें दो चर हैं, इसीलिए दो चरों का रैखिक समीकरण इस चैप्टर का नाम है। ठीक है,
अब हमारा टॉपिक है मानक रूप क्या होगा इसका। मानक रूप, ध्यान से सुनिएगा इसे। इस जैसे वर्ग समीकरण का, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या था यार, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऐसे ही इसका मानक रूप है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। नीचे वाले को लिखना, ऊपर वाले को रहने दो। ठीक है, ये मानक रूप है इसका, जहां एक्स और वाई चर राशियां हैं। ठीक है, एक्स और वाई क्या हैं, चर राशियां हैं। और ए बी सी वास्तविक संख्याएं क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक, वास्तविक संख्याएं, किसी किसी किताब में नियतांक भी लिखते हैं इसको। ठीक है, वास्तविक संख्याएं हैं। अच्छा, और एक चीज नोट कर लीजिएगा कि ए और बी दोनों का मान एक साथ जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, ये तीन बातें हमें हमेशा याद रखनी है। क्या क्या बातें? पहली बात, एक्स और वाई चर राशियां हैं। दूसरी बात, ए बी सी क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। ए और बी दोनों एक साथ जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक, उदाहरण, 2x प्लस 5y इक्वल टू 7, पहला उदाहरण है इसका। दूसरा उदाहरण, 9x प्लस 8y इक्वल टू 11। थर्ड उदाहरण इसका लिख लीजिए, x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ये सभी क्या हैं, देखो, एक्स और वाई चर दिख रहे हैं, और ये सभी वास्तविक संख्याएं दिख रही हैं बाकी। तो ये क्या है, दो चर का रैखिक समीकरण है। ठीक, और इस रूप में है, ध्यान से देखिए, इसी रूप में है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के ही रूप में है ये। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिएगा, इन राशियों के बारे में बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं यहां पर। दो संख्याओं या अच्छे से लिख दें तो दो वास्तविक संख्याओं मनीष बहुत दिन लगा यार, मोबाइल नहीं था। चलो कोई बात नहीं, कुछ डाउट आएगा तो पूछना। ठीक है, चलिए देखिए, दो वास्तविक संख्याओं का योग 16 है। अगर इसे गणित की भाषा में लिखना है तो हम मान लेते हैं, माना संख्याएं x और y हैं। ठीक है, तब
प्रश्न के हिसाब से x प्लस वाई बराबर 16 हो जाना चाहिए कि नहीं? हो जाना चाहिए ना देवसाय? आदर्श? ठीक है, इतने तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए देखिए अब आगे। अच्छा, अगर वास्तविक संख्याओं का योग 16 है तो कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं? मैं थोड़ा सा दिमाग अपना लगाने का ट्राई करता हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जीरो से स्टार्ट करते हैं। एक्स का मान अगर जीरो, वाई का मान 16, तो 16 मिल जाएगा। एक्स का मान 1, वाई का मान 15, तो भी 16 मिल जाएगा। एक्स का मान 2, वाई का मान 14, तो भी 16 मिल जाएगा। मिल जाएगा ना यार? ठीक है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं? जी भाई साहब, देखिए और भी ऐसी संख्याएं हैं। जैसे अगर मैं एक्स का मान -2 रखता हूँ, वाई का मान 18 रखता हूँ, तो भी 16 मिल जाएगा, है ना? तो ऐसी अनंत संख्याएं हैं। क्या है? ऐसी अनंत संख्याएं हैं जिनका योग 16 हो सकता है। जिनका योग 16 हो सकता है, पर फिर भी हमारे पास समीकरण को हल ही करना है। ठीक है, ऐसा कंडीशन है कि आपको कोई हल तो बताना ही पड़ेगा। ठीक, तो इस सवाल में एक लाइन और ऐड कर देता हूं कि और उनका अंतर 8 है। ठीक है, अब देखना है समीकरण हल हो जाएगा। योग कितना है? 16। अंतर कितना है? ऐसे ही निकालेंगे ना? ठीक है, अंतर निकालने के लिए घटाएंगे। ठीक है, तो अंतर मिलेगा 8 समीकरण की मतलब शर्त के हिसाब से। अब आप एक काम कीजिए, दोनों समीकरण जोड़ दीजिए। ठीक है, एक्स एक्स से जुड़ गया, 2x हो गया, प्लस वाई है माइनस वाई है, कैंसल आउट हो गया। 16 और 8 जुड़ा कितना होगा? 24। तो एक्स का मान कितना आएगा यार? 24/2। ठीक है, कितना आ गया? 12 आ गया। और अब एक्स का मान निकालना है ना जब, तो इस समीकरण में हम एक्स का मान रखेंगे। एक्स का मान कितना है? 12। तो 12 प्लस वाई बराबर 16, इसीलिए वाई बराबर 16 - 12, इसीलिए वाई बराबर 4। अब देखिए, एक्स प्लस वाई 16 आया, एक्स माइनस वाई 8 आया। हमें ये सीखना है एक्स और वाई का मान प्राप्त करने के लिए। ठीक है, प्राप्त करने के लिए या समीकरण हल करने के लिए दो समीकरण की आवश्यक हो, दो समीकरण की आवश्यकता होगी। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, क्या होगी हमें?
दो समीकरण की आवश्यकता होगी। और चूंकि इस बहुपद में, मतलब इसमें देखिएगा ध्यान से ना, ए एक्स बी वाई प्लस सी बराबर 0 में चर की घात कितनी है? 1 है। तो एक्स का कितना मान आएगा? 1 आएगा। ठीक है, वाई का भी कितना मान आएगा? 1 ही मान आएगा। ठीक है, जैसे देखिए, समीकरण भले ही दो था, एक्स का कितना मान आया है? 1 आया है। और वाई का भी मान 1 आया है, क्योंकि बहुपद वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने कि जितनी घात उतने हल। ठीक है, इतने में किसी को कोई डाउट? देखिए क्या क्या पढ़ा हमने। दो चरों का रैखिक समीकरण, सबसे पहली बात कि इसमें दो चर हैं। मानक रूप इसका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक, बराबर 0 है। एक्स वाई क्या है? चर राशियां हैं। ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। किसी बुक में इसे नियतांक भी लिखा होगा है। ए और बी दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, कुछ उदाहरण देखे हमने रैखिक समीकरणों के, और तो एक उदाहरण सीखा। उदाहरण के माध्यम से ये सीखा कि अगर एक ही समीकरण है तो उसके अनंत हल हो सकते हैं। एक्स और वाई के निरपेक्ष मान, मतलब एक ही मान के लिए कितने समीकरण की आवश्यकता होगी? दो समीकरण की आवश्यकता होगी। ठीक है, इतनी बात समझ गए ना? तो बस आप समझ जाओगे, परिचय हो गया यहां पर। ठीक है, एक छोटा सा स्टार मार्क और, रैखिक समीकरण पहचानने का एक और तरीका है। रैखिक समीकरण पहचानने का एक और तरीका है। चर कितने होंगे? दो होंगे, और दोनों की जो घात है ना, वो 1 होगी। ठीक है, दोनों की घात कितनी होगी? 1 होगी। जैसे ए एक्स में भी एक्स की घात 1 है, और बी वाई का भी घात कितना है? 1 है। चलिए बुक पे आइए। प्रश्नावली एक थोड़ा सा कठिन है, उसको बाद में देखते हैं। ये रहा प्रश्नावली एक। ठीक है, कथन को समीकरण के रूप में लिखना है। एक विद्यालय ने, चलो इसको कल करेंगे, कोई बात नहीं। ये देखो, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, और एक विधि है ग्राफ विधि। ठीक है, ये 3 विधियां हैं समीकरण को हल करने के लिए। चलिए यहां से थोड़ा सा समीकरण एक दो हल करके देखते हैं। निम्न समीकरणों को किसी भी विधि से हल कीजिए। तीसरा का जो पहला क्वेश्चन है, x माइनस वाई इक्वल टू -1 और 3x -2y इक्वल टू 12, ये हमारा समीकरण है। देखिए ध्यान से, अगर देखिए पहले गुणांक को देखिए। इस नीचे वाले समीकरण में x का गुणांक कितना है? 3 है। और यहां पर गुणांक कितना है x का? 1 है ना। यहां पर y का गुणांक कितना है? 2 है।
और यहाँ पर y का गुणांक कितना है? 1 है। ठीक है, ठीक, -1। और यहाँ पर -2 है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कभी भी ऐसा समीकरण दिखे आपको तो हल करने के लिए सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि ये जो x का गुणांक है वो मुझे 3 बनाना है, क्योंकि यहाँ भी 3 है। ठीक है, 5 रहता तो 5 बनाते, है ना यार? तभी तो इसमें घटाओगे तो ये कट जाएगा और इसका कुछ मान आ जाएगा और यहाँ पर कुछ मान आ जाएगा, आगे y का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक, करके दिखाता हूँ एक, देखिएगा बड़े ध्यान से ना। क्या करने का सोच लिया हमने? इस एक को 3 बनाने का। तो इस समीकरण को नाम दे देते हैं, हम दे देते हैं इसे समीकरण 1, इसे दे देते हैं समीकरण 2, और यहाँ लिख देते हैं कि समीकरण 1 को 3 से गुणा कर समीकरण 2 से घटाने पर। ठीक, हमें समीकरण 2 से घटाना है, पहले 3 से गुणा करना है। तो कभी भी जब 3 से आप गुणा करेंगे ना तो पूरे समीकरण का गुणा होगा। ठीक है, मतलब जो आप बाएं पक्ष में गुणा कर रहे हैं उतने का ही गुणा दाएं पक्ष में भी करना है। तो अगर मैं 3 का गुणा x माइनस वाई, मतलब बाएं पक्ष से कर रहा हूं, तो 3 का ही गुणा दाएं पक्ष में भी होगा। ठीक, देखिए क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 3x माइनस 3y इक्वल टू -3। इतने में कोई दिक्कत नहीं है ना? समीकरण 2 से घटाना है। समीकरण 2 क्या है? 3x माइनस 2y इक्वल टू 12, और यहाँ 3x माइनस 3y इक्वल टू -3। ठीक है ना? इस समीकरण को लिखा हूं, देखो ध्यान से। घटाना है तो घटाने के लिए क्या करेंगे? जिसको घटा रहे उसका पूरा चिन्ह बदलेंगे ना। ठीक है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। घटाने आ गया है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 3x और 3x को तो कैंसल आउट हो जाएगा, -2 + 3, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, मतलब सिर्फ y बच रहा है, और ये बन जाएगा 15। ठीक, y का मान कितना आ गया? 15 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई ना? ठीक है, जब y का मान 15 आ गया तो लिखो कि y इक्वल टू 15 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है यार? x माइनस वाई इक्वल टू -1। ठीक है, तो x माइनस 15 इक्वल टू -1। 15 को अगर इस साइड भेज दें तो x इक्वल टू -1 प्लस 15, या x बराबर 14। ठीक है, x का मान 14 आ गया और y का मान 15 आ गया। ठीक, देखो समझो ध्यान से। सबसे पहले हमें दिखा कि ये जो समीकरण है इसे डायरेक्ट जोड़ या घटा के हल नहीं किया जा सकता। तो हमने दिमाग लगाया कि अगर यहाँ पर x के जगह
3 मिल जाए किसी तरीके से तो हम इसमें घटा सकते हैं ताकि x वाला पद कैंसल आउट हो जाए और y का मान हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। तो हमने पहले समीकरण 1 को 3 से गुणा कर दिया। समीकरण 1 को जब 3 से गुणा किया तो ये नया समीकरण मिल गया। अब जो समीकरण मिला था उसे समीकरण 2 से घटा दिए। ठीक है, तो जब समीकरण 2 से घटाए y का मान मिल गया और फिर y का मान समीकरण 1 में रख के x का भी मान ज्ञात कर लिया हमने। ठीक है, ये जो पूरी विधि की है हमने एक विधि से सॉल्व किया है, इसी विधि को कहा जाता है विलोपन विधि। ठीक है, क्या बोला जाता है इस विधि को? विलोपन विधि। चलिए बनाइए। इसको नोट कीजिए जल्दी से। कर लिए हो नोट सभी लोग? हाँ हाँ, जल्दी नोट कीजिए। देवसाय अनीता नहीं आई? अच्छा चलो कोई बात नहीं। आदर से बना लिए हो ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ठीक है, तीसरा का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। हो गया ना? अब देखो ध्यान से इसी स्क्रीन पर देखो। देखो यार, विलोपन विधि से तो बन गया सवाल। ठीक है, अब ना थोड़ा सा प्रतिस्थापन विधि भी देख लेते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहला जो सबसे पहला समीकरण है उसे उसे देखिए। x माइनस वाई इक्वल टू -1। ठीक है, यहां से इस -y को पक्षांतर कर दूं। जब पक्षांतर करोगे तो उस तरफ निगेटिव है, इस तरफ पॉजिटिव हो जाएगा ना? ठीक है, यही आएगा पक्षांतर करने पर। ठीक, या इसे x बराबर y-1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीका ठीक है। क्या लिख सकते हैं? y-1 भी लिख सकते हैं। ठीक, x का मान क्या मिल गया? y-1 मिल गया। अब ये जो x का मान y-1 मिला है ना, यहां पर रख लेते हैं। देख रहे हो ना सब लोग? देखिए ध्यान से, ये जो x है इस x के जगह पर रख के देखते हैं। तो 3 को ब्रैकेट के बाहर रखने देना, ये y-1 कर लेना इसे। ठीक है, x की जगह पर क्या रख रहे हैं? y-1 -2y = 12।
ठीक है, इतनी बात, इतना समझ गए ना? ठीक है, x की जगह पर क्या रख लिए हैं, y-1। अब देखना, 3 का गुणा दोनों से होगा, 3 का गुणा y से होगा तो ये बन जाएगा 3y। 3 का गुणा -1 से होगा तो ये बन जाएगा -3। और -2y = 12 हो गया। ठीक है, इस -3 को जब इस साइड पर अक्षांतर करोगे तो ये 12 + 3 हो जाएगा, क्योंकि -3 है। इस साइड क्या बच जाएगा, 3y - 2y। ठीक है, तो यहां से देखो y का मान आ गया 15। ठीक, अब इस y का, y बराबर 15 है ना, यहां पर x का मान कितना दिखा रहा है, y-1। y का मान अगर 15 रख दोगे तो x का मान आ जाएगा 14। ठीक है, अब देखो इसमें भी x बराबर 14 और y बराबर 15 आया था कि नहीं, आया था ना? और इस केस में भी x बराबर 14, y बराबर 15 आया। ठीक है, किसी भी तरीके से हल करोगे x y का मान वही आएगा। इसे बोलते हैं विलोपन विधि, और इसे बोला जाता है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अगर ऐसा लंबा चौड़ा नाम याद रखना थोड़ा सा मुश्किल लगे तो शॉर्ट में याद रख लो, विलोपन का मतलब होता है डिलीट करना, मिटाना, हटाना। ठीक है, विलोपन विधि में क्या किए, एक चर को हटा दिए। ठीक है, क्या किए, एक चर को हटा दिए, है ना, घटा के x को हटा दिए, y का मान निकाल लिए। प्रतिस्थापन विधि में क्या किए, x का मान प्राप्त कर समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दिए, है ना? समझ गए? ये दो विधि हैं यार, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि को नोट कर लो जल्दी से, और एक समीकरण बना के बताओ। तब 3 दशमलव तीसरा का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। तीसरा का दूसरा नंबर। बुक में नहीं दिया है क्या? आप लोग अपने बुक में चेक कीजिए, प्रश्नावली 2 दिया है कि नहीं। दिया है, मेरे बुक में नहीं दिया है यार। कितने पेज नंबर पर दिया है? 55 पेज नंबर।
गायब है पेज पर प्रश्न। ठीक है, बुक से गायब है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन देखिए तीसरा का दूसरा, ये रहा, इसको हल कीजिए। आप लोग एक काम कीजिए, अ, विलोपन विधि से बनाइए इसको। प्रतिस्थापन विधि थोड़ा सा कठिन लगेगा आप लोगों को ये। ठीक है, विलोपन विधि से बनाइए। 55। हाँ, विलोपन विधि से बनाइए। प्रतिस्थापन थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, विलोपन से बनाइए। फर्स्ट वाला मतलब थर्ड का सेकंड सॉल्व कीजिए। फर्स्ट तो हो गया ना यार, अभी तो सॉल्व किए फर्स्ट, ये सेकंड सॉल्व कीजिए। कितना है आंसर? नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइन कैसे आएगा यार? हाँ, नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइन। ठीक है, कोई बात नहीं, तीसरा बनाइए। तीसरा बनाइए। नहीं, ठीक है, करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन ट्राई कीजिए। हम्म। तीसरा बनाओ, तीसरा। नहीं बनेगा, थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ उसको। कितना है आंसर?
और वन लाइन, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। कौन से मेथड से सॉल्व किए हो? एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किए हो। देखो, सभी लोग देखो इस क्वेश्चन को। एक्स इक्वल टू वाई प्लस टू है। ठीक है, अगर आपके बुक में मतलब या फिर क्वेश्चन पेपर में ये समीकरण दिया और बोला कि विलोपन विधि से हल करो, एलिमिनेशन मेथड से, तो क्या करना है? ये जो एक्स प्लस, नहीं, एक्स इक्वल टू वाई प्लस टू दिया है ना, इसे y को पक्षांतर कर लेना, तो x माइनस वाई इक्वल टू टू हो जाएगा ये। ठीक। तो अभी जो पहला उदाहरण पढ़े थे, दो संख्याओं का योग और अंतर वाला, वैसा ही बन गया ये। ठीक है, जोड़ दो, y से y कैंसल आउट हो जाएगा, 2x इक्वल टू 8 आ जाएगा, इसीलिए x इक्वल टू 8/2 या फिर 4। ठीक। और x प्लस वाई इक्वल टू 6 में x इक्वल टू 4 रखना, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 - 4 इक्वल टू 2। ठीक है, बन जाएगा नहीं? देखो, अगर ये किसी विधि से पूछा कि विलोपन विधि से ही हल करना है आपको, क्या करोगे? x प्लस वाई इक्वल टू 6 दिया है, इस समीकरण को x माइनस वाई इक्वल टू 2 रखोगे। ठीक है, और क्या करोगे? जोड़ दोगे। जैसे ही जोड़ोगे, y और y कैंसल आउट हो जाएगा, 2x इक्वल टू 8 हो जाएगा, इसीलिए x इक्वल टू 8/2 या x इक्वल टू 4 आ जाएगा। और इसी समीकरण में x का मान रख देना, 4 प्लस वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा ये, और y इक्वल टू 6 - 4 या y इक्वल टू 2। वो संख्याओं का योग और अंतर वाले में भी यही किए थे ना। ठीक है, बन जाएगा ये। प्रिया, बन जाएगा आपसे? बना लोगे यार ये, इजी है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें ना समीकरण के मान दिए गए हैं, x का मान दिया गया है, y का मान दिया गया है। आपको बताना है कि अ और ब में मतलब या a मान हो सकता है या फिर ये हो सकता है। ठीक है, कैसे चेक करना है? ये पूछता है बोर्ड एग्जाम में भाई, 1 नंबर के लिए पूछता है, बहुत ध्यान से देख लो। सबसे पहला जो समीकरण है वो देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 7 दिया है। ठीक है, और क्या दिया है? कौन दिए गए समीकरण के हल है? चलिए देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 7 पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है 2x - 3y इक्वल टू -11।
तो ये तीसरा है। दूसरा जो समीकरण है 2x प्लस 5y इक्वल टू 13, और जो चौथा समीकरण है उसे 5x प्लस 3y बराबर 4। ये 4 समीकरण दिए हैं। आपको चेक करना है कि अ हल है या फिर ब हल है। ठीक है, अ का मान दिया गया है x बराबर 2 और y बराबर 5। पहले अ को हल कर रहे हैं ना, अ के लिए चेक कर रहे हैं। देखिएगा, समझिएगा थोड़ा सा। डिलीट का स्पेलिंग गलत लिखा था क्या मैं? देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 7 है। अगर ये हल है ना इसका, तो इसे संतुष्ट करेगा। तो x के जगह पर 2 रखते हैं, y के जगह पर 5 रखते हैं, तो ये 7 मिल गया। 7 बराबर 7 हो गया। यार, बायां पक्ष दायां पक्ष हल करते थे क्लास 8वीं में, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन हल किए हो। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। x प्लस वाई इक्वल टू 7, और मैं बोल रहा हूं कि x बराबर 2, y बराबर 5 इस समीकरण का हल है। अगर ये हल है तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, क्या करेगा? समीकरण को संतुष्ट करेगा ना। ठीक, अब इसका बायां पक्ष देखो। बायां पक्ष क्या है? x प्लस वाई है ना। तो x प्लस वाई, x के जगह पर क्या रखना पड़ेगा? 2। y के जगह पर क्या रखना पड़ेगा? 5। ये देखो 7 आ गया, बराबर दायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष और दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गया। इसीलिए इसका हल क्या हो गया? अहल हो गया। ठीक है, x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 5। ठीक है, क्या ब भी इसका हल है? वो भी चेक करते हैं। x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 3। तो हल हो गया, पता चल गया। x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब बायां पक्ष क्या दिया है? x प्लस वाई दिया है। x के जगह पर -1 रखे, y के जगह पर 3 रखे, क्या मिला? बराबर 2। दायां पक्ष नहीं मिला, मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं है। अतः ब इस समीकरण का हल नहीं है। ठीक, इसके लिए चेक करो। x इक्वल टू 2। अब देखो क्या दिया है? 2x -3y इक्वल टू -11। देखिए, यहां पर भी अ के लिए क्या चेक करना है? x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 5। x का मान 2 रखो, तो 2 गुणा 2। y का मान 5 रखना है, तो 3 गुणा 5। क्या है -11 के बराबर हो पाएगा? तो ये तो 4 हो गया, और ये -15 हो गया। क्या ये -11 आएगा? हाँ, आ गया -11। तो ये इसका हल है। ठीक, नहीं समझ में आ रहा है क्या?
यहाँ पर मान निकाले है ना, ये तो समझ गए हो ना ये समीकरण। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या आपका आंसर सही है, तो कैसे कैसे पता चलेगा कि आंसर सही है या गलत? कैसे पता चलेगा? रीता, कैसे पता चलेगा बेटा? इस समीकरण में एक समीकरण हमने हल किया है और उसे चेक करना है कि इसका आंसर सही है कि नहीं। कैसे पता चलेगा? बहुत आसान। क्या? अरे बहुत आसान तरीका है। देखो, ये जो x बराबर 14 है, y इक्वल टू 15 है, इसे समीकरण एक में रख दो। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू -1 है। x का मान कितना आया है? 14। y का मान कितना आया है? -15। ठीक है, घटाओगे तो -1 मिल जाएगा ना। ठीक है, मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ गया ना, इसीलिए हमारा हल सही है। अगर फिर भी भरोसा ना हो तो दूसरे समीकरण के साथ चेक कर लो, चलो। दूसरा समीकरण क्या है? 3x -2y इक्वल टू 12। यहां पे रख के देख लो, x के जगह पर 14 रख लो, 3 × 14। y के जगह पर 15 रख लो, 2 × 15। 14 कितना होगा यार? 42। हाँ, और 15 दूना 30। ये देखो 12 आ गया कि नहीं? आ गया ना 12? ठीक है, ऐसे चेक करते हैं। आप ये समझ लो कि आपको ये मान दिया गया है और पूछा गया है कि क्या ये जो मान है इस समीकरण का हल है कि नहीं। ठीक है, कैसे समझना है इसे? हल दे दिया गया है और पूछा गया है कि क्या ये हल इस समीकरण का हल है, वही निकालने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक, चलो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी के लिए छोड़ देते हैं, बाद में आएंगे इस पे, फिर हल करेंगे इसको। ठीक है, देखो यार, नीचे भी सेम चीजें हैं, इसमें भी समीकरण आपको हल करना है। आप किसी भी विधि से कर सकते हो, जो विधि सही लगे। मैं तो बोलूंगा इसको विलोपन विधि से हल कर लेना, इसको डायरेक्ट जोड़ देना। ठीक है, इसको क्या करोगे? डायरेक्ट जोड़ दोगे तो एक्स और वाई का मान आ जाएगा। इसमें क्या करना, नीचे वाले समीकरण से 2 का गुणा कर लेना। ठीक है, और फिर क्या करना, घटा देना। मतलब इसमें कौन सा विधि लगा रहे हो? विलोपन विधि लगा रहे हो। ठीक है, इसको भी डायरेक्ट जोड़ रहे हो तो इसको भी विलोपन विधि से हल कर लेना। ठीक, इसे भी विलोपन विधि से हल कर लेना। यही से मैं समझा देता हूँ, देखो। ये सवाल आया है पहले। क्या सवाल आया था? 2x + y इक्वल टू 8, x - 2y इक्वल टू -1, और बोला गया था प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। 2023।
देखिए ना, पहले समीकरण हल करना सीख लो यार, सिर्फ सिंपल इजी रखते हैं, कोई बात नहीं, एक दिन और दे देंगे। देखिए, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, लिखा गया है क्वेश्चन में। तो प्रतिस्थापन विधि आप लगाएंगे जब, किस कहाँ पर प्रतिस्थापन लगाना चाहते हैं? यहां से इसका मान थोड़ा सा आसान पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में देखना कि यहां पर छोटा नंबर कौन सा है, एक्स में छोटा गुणांक कौन सा है, और ट्राई करना कि उसी को प्रतिस्थापित करो। तो इसे हम -2y को पक्षांतर करते हैं पहले, तो x इक्वल टू -1 + 2y रखते हैं। ये तो समझ में आ जाता है ना? ठीक है, या फिर x का मान 2y - 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2y को इस साइड रखे और -1 इस साइड रख लिए। ठीक, अब ये x का जो मान आया है, चलो तो रुको थोड़ा सा ना, बोर्ड एग्जाम में लिखने का है भी तो है। पहले नाम दे देना, समीकरण 1, समीकरण 2। ठीक है, फिर यहां लिख लेना समीकरण 2 से। ठीक, समीकरण 2 से x का मान निकाल लिए हो, इसे नाम दे देना समीकरण 3। ठीक, अब लिखना समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, क्या है समीकरण 1? 2x + y = 8 है, और x का मान आप निकाल चुके हो 2y - 1। फिर 2 x के जगह पर 2y - 1 + y = 8। ठीक है, 2 का जब मल्टीप्लाई करोगे अंदर, ये बन जाएगा 4y - 2 + y = 8। ठीक, 4y और y जुड़ गया, कितना हो गया? 5y। और ये जो 8 है, 2 को इसके साथ ले आओ, तो ये देखो 2 माइनस में था, इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। मतलब 5y का मान कितना आ गया? 10। इसीलिए y का मान कितना आ जाएगा? 10/5। ठीक है, 10/5 मतलब 2। y का मान कितना आ गया? 2। ठीक, अब एक काम करना है, और फिर से लिखना है यहाँ पर समीकरण 3 में y = 2 रखने पर। ठीक है, ये x = 2y - 1 है, y का मान रख दो बस इसमें। y के जगह पर क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। ठीक है, तो 2 दूना 4 -1 3, ये x का मान आ जाएगा 3। ऐसे हल करोगे तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो 4 नंबर मिलेगा पूरा।
एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में हल किए तो एक बार ना माइंड में या फिर रफ वर्क जहां पर करते हो आंसर जरूर मैच कर लेना। जैसे 2x + y = 8 है। x के जगह पर 3 रखना है तो 3 रख दो। y के जगह पर 2 रखना है। 3 × 2 = 6 + 2, ये 8 आ गया और 8 ही आना था। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर सही है। ये चेक कर लिया करो ऐसे। चलो नोट करो इसको। व्यवसाय। आ रहा है ना समझ में? ठीक है ठीक है, समीकरण हल करते ना काफी कुछ सीख जाओगे। संडे को टेस्ट है ना, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। ठीक है, प्रिपेयर रहना। नोट कर लिए ना? हाँ लिखो लिखो। चलो हो गया ना? देखिए अब ये वर्ड प्रॉब्लम तो कल करते हैं। ठीक है, जो लिखा हुआ है 15 ग्राम चाय और एक कॉफी वगैरह जो भी है।
ये तो कल करेंगे। अवलोकन से। अच्छा, ये तीसरा एक्सरसाइज आएगा। मैं तुम लोग को ये याद करने के लिए बोला था यार। कहाँ गया? ये रहा। याद किए हो क्या कोई? अनंत हल होने के लिए क्या शर्त है? ठीक है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ठीक है, अनंत हल के लिए है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लास। चलो, और हल करो यार। काम अभी तुम लोग का कंप्लीट नहीं हुआ। चौथा क्वेश्चन। ये थोड़ा टफ लग रहा है देखने में ना। आसान बना देते हैं इसको। देखिए, पहला पहला इक्वेशन तो ऐसे ही रहने दीजिए। दूसरे इक्वेशन में सभी पक्षों में 5 का गुणा कर दीजिए। कैसा बन जाएगा ये? 5 का गुणा करना है, और अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी गुणा करोगे तो सबसे गुणा करना पड़े। 3x - 24/5 y + 3/5 बराबर 0। ठीक है प्रिया। 5 से जब गुणा करोगे इसको ना, तो यहां भी 5 से गुणा होगा, यहां भी 5 से गुणा होगा, यहां भी 5 से गुणा होगा, और 0 का भी 5 से गुणा होगा। ठीक है, 5×3 = 15x हो जाएगा ये। 5। देखो, अभी 5 और 5 कट जाएगा। क्या बनेगा? 24y। ठीक है, क्या बन जाएगा ये? 24y प्लस 5 और 5 कट जाएगा, ये तो 3 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो अब ध्यान से। 15x - 24y बराबर -3 लिख सकते हैं ना इसको। और ये जो है देखो ऊपर में 5x - 8y = -1 है नहीं। ठीक है, अभी मेरे को अनंत हल का कंडीशन कौन बताया था? अपना नाम बताइए। प्रिया पटेल। आपके काम की चीज है, देखिएगा। 15/5 -24/-8 -3/-1। देखिएगा ध्यान से। ये कितना हो जाएगा? 3। ये भी कितना हो जाएगा? 3। ये भी कितना हो जाएगा? 3। 3/1 का मतलब 3 हुआ ना। मतलब आपका जो कंडीशन है, A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2, यही प्रतिबंध आया कि नहीं? आ गया ना। तो जब ये प्रतिबंध आ गया, तो इस समीकरण के कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। क्या होगा? अनंत हल होंगे। समझ में आया प्रिया? चलो देखो, होमवर्क करने का फायदा होता है कि नहीं यार? होता है ना। व्यवसाय।
चलो इसके तो अनंत हल हो गए। इसको हमने हल कर लिया है, इसको हल कर लिया है, इसको भी हल कर लिया ना। इसमें भी अनंत हल है। नहीं, इसमें अनंत हल नहीं है, कोई हल नहीं है। इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल ना होने का बताओ कंडीशन। आदर्श, कोई हल ना हो, क्या कंडीशन है? प्रिया, क्या कंडीशन है? कोई हल ना हो। A1/A2 बोला करो उसको। ठीक है, A1/A2। आगे। हम्म। B1/B2। हम्म। C1 बोलना उसे। हाँ हाँ ठीक है, C1/C2 नॉट इक्वल टू है बीच में। ठीक है, जैसे कि देखो इस कंडीशन में ना, ज्यादा ही जूम हो गया क्या? देखो यहाँ पर 1/2 है ये। ठीक है, ये 1/2 है, बराबर -2/-4। मतलब ये भी 1/2 हो गया। और 5/6, मतलब 1/2 के बराबर नहीं आया। मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है, नॉट इक्वल टू C1/C2 है। तो इसलिए इसके अनंत हल होंगे। अब इन कंडीशन को मैं समझा देता हूँ। आप लोग के लिए होमवर्क है, आप ये सब सॉल्व करके आओगे। अगर नहीं चाहते बट्टे में झंझट ना कोई, ठीक है, बट्टे में चाहते हो आप कि सारी चीजें ठीक रहें, तो इसे 3 से गुणा कर देना। ठीक है, तीनों पक्ष मतलब सभी जगह 3 से गुणा कर देना। तो ये कितना बन जाएगा? 6x बन जाएगा। ये 3 और 3 कैंसल आउट हो जाएगा। क्या बन जाएगा ये? 6x -8y + 15 = 0। ठीक है, लेकिन आप लोग एक कंडीशन आज सीख के जाओ। ये लास्ट है, देखना। मैंने थोड़े देर पहले आप लोगों को बताया था कि रैखिक समीकरण क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ax + by + c = 0 किसे प्रदर्शित कर रहा है ग्राफ पर? सरल रेखा को ना। किसे प्रदर्शित कर रहा है? सरल रेखा को। अब देखो सरल रेखा, एक्चुअली 2 समीकरण चाहिए। मतलब कितनी रेखाएं होंगी? रेखा भी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, ये पहली रेखा का है समझ लो समीकरण, और ये दूसरी रेखा का समीकरण है। ठीक, 2 समीकरण है, 2 रेखाएं मिलेंगी। 3 शर्त पॉसिबल है। 3 शर्त पॉसिबल है सरल रेखा में। सरल रेखा एक दूसरे को काट देगी। ठीक है, सरल रेखा क्या करेगी? एक दूसरे को काट सकती है। जैसे एक एक रेखा है, एक रेखा ये है, एक दूसरे को काट रही है ना। या एक दूसरे के समांतर भी हो सकती है। नहीं समझे यार? समांतर रेखाओं के बारे में जानते हो ना? एक एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। ठीक है, ये 2 कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन है
कि वो एक दूसरे के ऊपर हो सकती हैं जस्ट, इसे बोलेंगे संपाती रेखा। ठीक है। और कोई कंडीशन हो सकता है क्या समांतर रेखा मतलब इस सरल रेखा में? और कोई चौथा कंडीशन पॉसिबल नहीं है? संपाती रेखाएं देखो ऐसी होंगी, एक तो ये रेखा हो गई, और एक इसी के जस्ट ऊपर जो मैं रेड में बना रहा हूं वो रेखा। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर है, दो लाइन है एक दूसरे के ऊपर। सरल रेखा तीन ही कंडीशन में हो सकती हैं भाई। पहला, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं या काट सकती हैं। दूसरा, समांतर हो सकती हैं एक दूसरे के, कभी नहीं काटेंगी। तीसरा कंडीशन है, रेखाएं संपाती हो सकती हैं या एक दूसरे के ऊपर हो सकती हैं। ठीक है, क्या क्या बोला मैं? सबसे पहला कंडीशन, सरल रेखा प्रतिच्छेद कर रही हैं अगर, तो प्रतिच्छेद अगर कर रही है ना, तो उससे हमारा समीकरण का क्या लेना देना है? प्रतिच्छेद करने पर समीकरण के केवल एक, या इसे ही बोलेंगे अद्वितीय हल। ठीक है, क्या होगा ये? केवल एक हल होगा। अगर प्रतिच्छेद कर रही है तो इसी कटान बिंदु को ही समीकरण का हल बोला जाता है। समीकरण का केवल एक हल होगा। कैसे पता चलेगा कि कोई समीकरण या समीकरण से बना जो रेखा है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है कि नहीं? तो उसके लिए शर्त है। क्या शर्त है? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए। ठीक है, याद रख लेना, कल यहीं से क्लास स्टार्ट होगी। अगर रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है, समांतर रेखाएं हैं, तब समीकरण पे क्या फर्क पड़ेगा? समीकरण के समीकरण के कोई भी हल नहीं होंगे, कोई भी हल नहीं होंगे। ठीक है, इसका शर्त क्या है? तो इसका शर्त है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तीसरा जो शर्त है, तीसरा जो कंडीशन हो सकता है, रेखाएं समपाती हों, मतलब एक दूसरे के ऊपर हों, तब समीकरण के अनंततः अनेक हल होंगे, या अनंत हल होंगे, अनेक हल होंगे। अनंत हल होने का शर्त क्या है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक, हाँ, इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है, चलिए ये तो दिया है, किताब में दिया है, कल नोट करवा दूंगा। देखिए, अभी हमने जो समीकरण हल किया है, कौन सा समीकरण हल किया था हमने? पहला समीकरण। पहले समीकरण में आप, यहाँ पर लिखा हुआ है ना,
क्या लिखा है, x माइनस वाई इक्वल टू -1। मतलब a1 का मान कितना है, 1 है। b1 का मान कितना है, -1 है। c1 का मान कितना है, -1 है। अब यहां से देखो, 3x माइनस 2y इक्वल टू 12। a2 का मान कितना है, 3। b2 का मान कितना है, -2। c2 का मान कितना है, 12। a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो, तभी हल किया जा सकता है समीकरण को, तभी हल किया जा सकता है। देखिए, यह है 1/3 और इसका मान कितना है, -1/-2। a1 का मान 1 है, a2 का मान 3 है। b1 का मान -1 है, b2 का मान -2 है। ठीक है, तो आप बताइए मुझे कि 1/3 नॉट इक्वल टू 1/2 है कि नहीं, है ना। 1/3 और 1/2 बराबर नहीं है ना। ठीक है, मतलब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। इसीलिए इस समीकरण का एक हल है, और वो हल हमने प्राप्त किया था पहले। ठीक है, तीनों कंडीशन एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। कल कल ग्राफ पढ़ाऊंगा, क्लास कोई भी मिस मत करना। ठीक है, अपने बाकी फ्रेंड जो भी ग्राफ नहीं पढ़े होंगे या फिर पढ़ने में जो भी इंटरेस्टेड होंगे, उनको भी बुला सकते हो। कल की क्लास लंबी भी हो सकती है। ठीक है, काम क्या है कल आप लोगों का, इन समीकरण को हल करके आइए, और उदाहरण में जो समीकरण दिख रहे हैं उनको भी हल करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, और हल करने से पहले चेक करना, तीनों शर्त जान चुके हो, कैसे आंसर लिखना है वो उसको भी जान चुके हो। मतलब वो सबसे पहले चेक करना, अगर आंसर आता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तभी समीकरण को आगे हल करना। ठीक है, और ये समीकरण है सारे। चलो, कुछ डाउट अब। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 3। ठीक है, दोबारा हल कीजिए। उदाहरण में तो ऐसा कुछ हल करने लायक दिख नहीं रहा है। उदाहरण नंबर 15 हल कर लीजिए। उदाहरण नंबर 14 हल कीजिए। सिर्फ इतना ही हल करके आइए, वर्ड प्रॉब्लम कल कराऊंगा। ठीक है, चलो, कुछ डाउट और। हाँ, रीता कोई डाउट है। ठीक है, क्लास टाइम से आइएगा 7 बजे। प्रिया, आप भी टाइम से आइएगा। ठीक है, चलो, कल की क्लास में मिलते हैं फिर, बाय।